नमस्कार, मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी MA जो पूरी की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और इसके अतिरिक्त मैंने MEd भी की है, यह भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ही की है। और आज मैं सिमिगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर में बतौर हिंदी अध्यापक कार्यरत हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं सिमिगो इंटरनेशनल स्कूल का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि सिमिगो इंटरनेशनल स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जो अपने विद्यार्थियों में सर्वपक्षीय विकास के लिए सदैव तत्पर है। और मैं सिमिगो इंटरनेशनल स्कूल को बधाई देता हूँ कि वह इस महामारी के कठिन समय में भी अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने का एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा शब्द विचार। शब्द विचार, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शब्द विचार। तो शब्द विचार को करने से पूर्व हम बात करते हैं कि शब्द क्या है। हम सभी ने इससे पहले हमारी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन उन पर चर्चा की। इससे पूर्व हम संधि भी कर चुके हैं। तो वर्णों का जब मेल होता है आपस में, जिस प्रकार ज वर्ण है जमा ल वर्ण है, जब यह दो वर्ण, सबसे छोटी इकाई है किसी भी भाषा की जो वर्ण है, जब यह दोनों वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है और इनके मेल से जो हमें प्राप्त होता है, जिसका कोई अर्थ होगा, जब इन दोनों वर्णों के मेल से हमें कोई अर्थपूर्ण शब्द जो प्राप्त होगा, इसे ही शब्द कहा जाता है। जल का अर्थ होता है पानी जी। तो वर्णों के मेल से हमारे पास जो चीज़ बनकर आती है उसे ही शब्द कहा जाता है। तो शब्द किसे कहा जाता है? जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है और उनका कोई अर्थ निकलता है, तो उस अर्थपूर्ण वस्तु को कहा जाता है शब्द। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर जो भी वर्णों को जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ने पर हमारे पास में शब्द ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम कह दें कि ल जमा प उत्तर बना लप, इस प्रकार इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द है। इसे हम शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते। यह शब्द नहीं है, यह शब्द नहीं है। शब्द वह है जिसका कोई अर्थ होगा, और जल का अर्थ होता है पानी। तो यह था शब्द और शब्द की परिभाषा, कि जब दो वर्णों का मेल होता है और हमें उनसे अर्थपूर्ण जो वस्तु प्राप्त होती है, उसे शब्द कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार में हम बात करेंगे शब्दों पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है शब्द विचार, अर्थात शब्दों पर विचार आज हम करेंगे। अब शब्दों पर विचार किस प्रकार हम करेंगे? हम शब्दों के रूपों के बारे में, ये तो हमने जान ही लिया कि शब्द किसे कहते हैं। अब हम जानकारी लेंगे कि शब्द के कितने रूप हैं, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, इसे किन भागों में उपविभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप इसे अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार को करने से पूर्व हम बात करेंगे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो प्रथम भाग है उसे कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार में, उत्पत्ति शब्द का आप सभी अर्थ जानते ही हैं। उत्पत्ति अर्थात किसी का जन्म, कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उसके बाद में बात करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना शब्द का अर्थ भी आप सभी जानते हैं। रचना का अर्थ बनावट, किसी चीज का बनना। जो तीसरा है वह है अर्थ के आधार पर।
जी, कि किस प्रकार अर्थ निकाले जाते हैं शब्दों के, उस पर हम बात करेंगे। और जो अंतिम जो है वह है प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार हमने शब्दों को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया है, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, आशा करता हूं आपने उसे समझ लिया होगा। और शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के जब विचार की हम बात कर रहे हैं तो इसमें शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इन्हें एक साथ यदि हम इस पर विचार करते तो यह हमारे लिए बहुत कठिन था। इसीलिए जो हिंदी विद्वान हैं उनके द्वारा इन्हें 4 रूपों में बांट दिया गया है, जिसमें जो प्रथम है वह है उत्पत्ति के आधार पर, द्वितीय है रचना के आधार पर, तृतीय है अर्थ के आधार पर और अंतिम है प्रयोग के आधार पर। तो सर्वप्रथम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। आप इसे लिखते जाइएगा ताकि आप इसे बहुत आसानी से कर पाएं। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 5 भागों में। इसके जो भाग हैं, जो इसे उपविभाजित किया गया है, वह 5 भागों में किया गया है, जिसमें जो प्रथम है वह है तत्सम, द्वितीय है तद्भव, तृतीय है देशज, चतुर्थ है विदेशी, वह अंतिम है संकर। तो मुख्य रूप से इन 5 भागों में उपविभाजित किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। शब्द का जो रूप था उत्पत्ति के आधार, उसमें भी इसे 5 भागों में बांटा गया है, 5 रूपों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम बात करेंगे तत्सम पर। आपको बता दूं कि जो तत्सम शब्द है वह वे शब्द होते हैं जिन्हें जैसा संस्कृत में आज से पूर्व, आज से पहले जैसा उन्हें संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता था, ठीक उसी रूप में ही उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं रात्रि, रात्रि, पत्र, घृत, दधी। तो यह वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत में जैसा प्रयोग किया जाता था, आज वैसा ही उन्हें हिंदी में भी प्रयोग लाया जा रहा है, हिंदी भाषा में भी इसे प्रयोग किया जा रहा है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, संस्कृत भाषा में जिन्हें जैसा प्रयोग किया जाता था उन्हें उसी प्रकार से हिंदी में जब प्रयोग किया जा रहा है उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। यह संस्कृति भाषा के शब्द होते हैं, संस्कृत के। उसके बाद में बात करते हैं तद्भव की। वह शब्द जिन्हें हिंदी में लाके, हिंदी में जब लाया गया तब उन्हें आसान रूप प्रदान कर दिया गया, उन्हें कहा गया तद्भव। उन्हें बदल दिया गया भाषा के रूप में, हिंदी भाषा के रूप में जब उन्हें बदला गया तब उन्हें कहा गया तद्भव। जैसे रात्रि को कहा गया रात, जो हम अपने जीवन में आमतौर पर प्रयोग में लाते हैं। आप सभी अवश्य यह बोलते होंगे कि रात हो गई है, रात्रि हो गई है, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। पत्र, पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है उसे पत्र कहा जाता था। घृत, घी को कहा जाता है। और दधी, दही को कहा जाता है। तो इस प्रकार आप सभी बहुत आसानी से इनमें अंतर कर पा रहे होंगे। रात्रि को रात कहा जाता है, तो जिस प्रकार संस्कृत में रात्रि को रात, उसी प्रकार तद्भव में इसे रात कहा जाता है। अब बात करते हैं देश शब्द की। जो देश के शब्द हैं, जो भारतीय शब्द हैं, जो हमारी ही
देश में बनाए गए हैं। जिस प्रकार झुग्गी जो शब्द है बहुत ही उपयोग में लाया जाता है भारतीय भाषा के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार, यह देश में बनाए गए शब्द हैं। झुग्गी जो शब्द है यह पूर्ण रूप से हमारे देश में ही बना हुआ एक शब्द है। इसके अलावा खिड़की, और इस प्रकार अन्य कई शब्द बनाए गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी भाषाओं के अनुसार हैं। फिर बात करते हैं विदेशी। विदेशी भाषा का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है। इसमें सभी जो भाषाएं हैं उनको रखा गया है। विदेशी भाषा में सर्वप्रथम हम बात कर लें यदि अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा में आप सभी जानते हैं स्कूल जो आज शब्द हम मुख्य रूप से प्रयोग में ला रहे हैं, स्कूल, क्रिकेट व अन्य शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अरबी भाषा का जो शब्द है औरत जो शब्द है यह अरबी भाषा का है। वैसे तो प्रत्येक भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको उदाहरण में केवल एक एक शब्द यहाँ पर दे दूंगा जिससे हमारे समय की भी बचत होगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं चीनी भाषा के शब्दों की। चीनी में लीची जो शब्द है वह चीनी भाषा का शब्द है। इसके अतिरिक्त चाय जो शब्द है, चाय आपको बड़े आसानी से याद रहेगा, चाय, चीनी, तो यह भी चीनी भाषा का ही एक शब्द है। यूनानी भाषा की बात करें, यूनानी, तो जो टेलीफोन शब्द है टेलीफोन शब्द जो है वह यूनानी भाषा का ही एक शब्द है। तुर्की भाषा में कैंची जो कैंची शब्द है, बाल्टी शब्द है, इस प्रकार यह शब्द जो है वह तुर्की भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार विदेशी के अंदर और भी बहुत सारी भाषाएं जो है वह पाई जाती हैं। जैसे फारसी शब्द है, फारसी में जो जहर शब्द है, जहर जो शब्द है यह फारसी भाषा का ही एक शब्द है। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि नुक्ता का प्रयोग जो अरबी फारसी शब्दों में किया जाता था, तो यह फारसी भाषा का ही एक शब्द है। इस प्रकार विदेशी भाषाओं में बहुत सारे शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग में ला रहे हैं। उन शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, आशा करता हूँ समय मिलने पर हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो यह थे विदेशी शब्द। इसके बाद में बात कर लेते हैं संकर शब्द पर, जो हमारी पांचवी जो प्रकार है हमारे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं। संकर शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे हम कह सकते हैं मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी। अब मोटर गाड़ी जो शब्द है यह बना है मोटर जमा गाड़ी से। मोटर जमा गाड़ी से यह शब्द बना है। और आपको बता दूं कि संकर जो शब्द होता है इसमें इस प्रकार में यही बात की जाती है कि जो प्रथम पद हैं, दो पद यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। प्रथम पद में मोटर लिखा हुआ है और दूसरे में गाड़ी लिखा हुआ है। जो प्रथम पद होगा वह किसी अन्य भाषा का होगा और द्वितीय पद किसी अन्य भाषा का होगा। जब एक ही शब्द में दो भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, दो भाषाओं के जो शब्द हैं वह मिलेंगे, तब उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो मोटर शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। क्योंकि गाड़ी, जिस प्रकार बहुत समय पहले बैलगाड़ी का प्रचलन था, उसी प्रकार गाड़ी जो शब्द है वह हिंदी भाषा का एक शब्द था जो बहुत पहले ही प्रचलन में आ चुका था भारतीय सभ्यता में, और मोटर अंग्रेजी का एक शब्द है। तो इस प्रकार यह था संकर शब्द, जिसमें एक भाषा में अन्य शब्द होगा, वह दूसरा जो पद होगा वह दूसरी भाषा में होगा। आशा करता हूँ आपने इसे समझ लिया होगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यह उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के सभी प्रकार हैं। जी, इसके बाद में हम बात करेंगे
शब्द विचार के दूसरे भाग की, जिसमें हम रचना के आधार पर जो शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो रचना के आधार पर कौन से शब्द दिए गए हैं उन पर बात करते हैं जी। रचना के आधार पर किस प्रकार रचना की गई शब्दों की, उनके आधार पर आज हम बात करेंगे। इसे बांटा गया है 3 रूपों में, जिसमें सर्वप्रथम रूढ़ शब्द, द्वितीय है यौगिक शब्द, व अंतिम है योग रूढ़ शब्द जी। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनके यदि खंड कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं, तो वह उनका कोई भी अर्थ वहां पर नहीं निकलेगा। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि यदि यहां पर पेड़ में लिखता हूं और पेड़ शब्द के टुकड़े कर देता हूं, तो यहां पर न तो इस ड़ का कोई अर्थ है और न ही पे का कोई अर्थ है। इस प्रकार जिस शब्द के खंड करने पर उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उनका कोई अस्तित्व ना रहे, उनका कोई अर्थ ना रहे, उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। जिस प्रकार मैंने अभी पेड़ को यहाँ पर खंडित किया, इसे तोड़ा मैंने, तो हमें कोई भी जो अर्थ है इसका नहीं मिला। तो जिन शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, या जिन शब्दों को तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। रूढ़ के बाद में बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द वह होते हैं जिनके टुकड़े करने पर भी उनका अर्थ निकलता है। अर्थात उदाहरण देखिए इसकी, हिमालय। अब हिमालय को जब हम तोड़कर लिखेंगे, इसका विच्छेद हम करेंगे हिम जमा आलय, तो आप सभी अच्छे प्रकार से समझ पा रहे होंगे। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात बर्फ का घर। इन दोनों को खंड करने के बाद भी, तोड़ने के बाद भी इनका अपना अपना एक अर्थ था। तो यौगिक, योग जमा इक, योग में इक प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो योग से जो शब्द बनाए गए हैं और दोनों को खंडित करने पर उनका अपना अपना जब अर्थ होगा, तो उन्हें कहा जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बाद में हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो रूढ़ शब्द भी कहलाए जा सकते हैं और यौगिक भी, यह दोनों के मेल से ही बनते हैं। इसमें यदि हम बात करें जलज, यदि यहां हम इसे खंडित करते हैं जल जमा ज, तो जल जमा ज, जल का अर्थ पानी और ज का अर्थ जन्मा, अर्थात जो जल में जन्मा हो। जिस प्रकार मछली या कोई अन्य जीव या किसी प्रकार का फूल या पौधा, तो उसे जलज कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका अपना अपना अर्थ हमें मिल रहा है, अर्थात जो साधारण अर्थ ना देते हुए एक विशेष अर्थ दे। जब हमने यौगिक को पढ़ा था तो इसमें इसने साधारण अर्थ बताए हमें। इसने हमें बताया कि हिम का अर्थ बर्फ है और आलय का अर्थ घर है, परंतु यहाँ पर जलज अर्थात जल में जन्मा। अब जल में जन्मा यह एक विशिष्ट अर्थ है, जिसके अंतर्गत हम मछली को भी रख सकते हैं, किसी जीव को या किसी अन्य पौधे को भी हम रख सकते हैं। तो यह एक विशेष अर्थ हमें प्रदान करता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण से देखिए, जिस प्रकार मैं यहां लिखता हूं नीलकंठ। अब नीलकंठ जो है वह यौगिक शब्द भी है। नील अर्थात नीला, कंठ अर्थात गला। परंतु जब हम नीलकंठ की बात करते हैं
तो हमारे मन में जिस व्यक्ति की जो एक छाया बनती है, प्रतिछाया बनती है, वह है भगवान शिव की। भगवान शिव को ही नीलकंठ कहा जाता है। तो इस प्रकार नीलकंठ शब्द ने अपना विशिष्ट अर्थ जब हमें प्रदान किया, तब हमें पता चला कि जो नीलकंठ है उसका जो विशेष अर्थ है वह किस रूप में लिया जाता है, भगवान शिव के रूप में। इसी प्रकार दशानन शब्द, दशानन, जब इसे हम खोल कर लिखेंगे तो यह बनेगा दश आनन। दश अर्थात 10, आनन अर्थात मुंह या सिर। तो 10 सिरों वाला कौन है? रावण। तो इस प्रकार जब कोई शब्द अपना विशेष अर्थ देगा उसे कहा जाएगा योग रूढ़ शब्द। तो आशा करता हूं आपने इसे भी बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे तीसरे रूप की। जी, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं और बार बार इस वीडियो को देखिए, जिससे आप बड़े आसानी से इसे समझने के योग्य भी हो जाएंगे। अब बात करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, जी, अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 2 भागों में, सार्थक व निरर्थक। सार्थक शब्द बनाया स जमा अर्थ से। स साथ, जिस प्रकार हम सपरिवार किसी को जब बुलाते हैं तो सपरिवार अर्थात परिवार के साथ, उसी प्रकार सार्थक, स अर्थक, अर्थ के साथ। जब किसी शब्द का अर्थ निकलेगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जल, तो यहां पर जल का अर्थ है पानी, और निरर्थक जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पत्त। अब इस प्रकार इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है और जल का अर्थ है पानी। तो सार्थक शब्द वह होते हैं जिनमें कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ होगा वह कहलाएगा सार्थक, और जिसका कोई अर्थ नहीं होगा उसे निरर्थक कहा जाता है। तो अब जो सार्थक शब्द है इसे भी कुछ रूपों में बांटा गया है, जिस प्रकार हम बात कर सकते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में ही हम चर्चा करते हैं शब्द भंडार पर, जिसमें हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह रखा जाएगा सार्थक शब्दों के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मांस खाता हो मांसाहारी, इस प्रकार इन जो उत्तरों को हम इसमें लेकर आते हैं। दूसरे स्थान पर हम पर्यायवाची की बात यहाँ कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्द भी सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही रहेंगे। जिस प्रकार घोड़े के लिए अश्व, बाजी, घोटक, तरंग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह पर्यायवाची के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, इन सभी जो भी शब्द भंडार के अंतर्गत पाए जाते हैं, इन सभी को रखा जाता है सार्थक शब्दों के समूह में। तो अर्थ के आधार पर 2 रूपों में हमने यहाँ बात की, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक के अंतर्गत जो भी हमारे शब्द भंडार के अंतर्गत जो पाठ पाए जाते हैं वह सभी यहाँ पर ही पाए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अंतिम रूप की, जो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, जी, प्रयोग के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, विकारी व दूसरा है अविकारी। विकार
विकार शब्द का अर्थ होता है बदलाव, और जब उसमें अ उपसर्ग लगा दिया गया तो अ उपसर्ग का अर्थ होता है न, अर्थात ना के रूप में, नहीं के रूप में। विकारी अर्थात जो परिवर्तन योग्य है, जो बदलाव के योग्य है, और अविकारी अर्थात अ जब इसमें लगा दिया गया है तो बदलाव के योग्य जो नहीं है उसे कहा जाता है अविकारी। तो विकारी शब्द जो है उसमें हम बात कर लेते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण जो आते हैं उन्हें लिंग, वचन आदि के आधार पर बदला जा सकता है। जिस प्रकार यदि यहाँ पर लड़का लिखा गया है तो लिंग के आधार पर इसे लड़की किया जा सकता है, लड़के किया जा सकता है वचन के आधार पर। इस प्रकार जिनमें बदलाव आता है उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन सभी को लाया जाता है अविकारी शब्दों के अंतर्गत, जिनमें बदलाव नहीं आ सकता। जैसे यदि हम कहें दोनों को मिलाकर हम एक वाक्य लिखते हैं, फिर हम इस उदाहरण के ओर देखते हैं। लड़का तेज तेज दौड़ रहा है। यदि इस वाक्य को हमने लिंग में परिवर्तित करना है तो यहां पर हम करेंगे लड़की तेज तेज दौड़ रही है। इस प्रकार आप सभी ने देखा संज्ञा अर्थात विकारी शब्द जिसमें विकार हो गया, लड़का का जो परिवर्तन हुआ वह लड़की में हो गया है, परंतु तेज तेज जो कि अविकारी था, क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा था कि क्रिया किस रूप में हो रही है, क्रिया हो रही थी तेज तेज के रूप में। जो दौड़ना जो क्रिया था उसकी भी क्रिया की विशेषता की बात यहाँ पर हमने की, क्रिया की विशेषता की जब हमने बात की तो वह दिखाई दिया तेज तेज। तो इस प्रकार तेज तेज में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया और अविकारी शब्द का रूप इसने यहाँ पर हमें स्पष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार यह था अविकारी और विकारी शब्द के अंतर्गत जो अंतर है। तो आशा करूँगा आपने इसे बहुत अच्छे प्रकार से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।